Hello students, myself Nitish Kumar and I will be teaching you chemistry. So today let's see a topic from chemistry, that is mole concept. So यहाँ पे देखेंगे, पहले समझेंगे मोल होता क्या है ना। तो मोल अगर सिंपल भाषा में बोलो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जैसे मान लो आप दुकान जाओगे, ठीक है, कुछ सामान खरीदने को। सपोज करो आपको घर से बोला गया जाओ आलू लेके आओ, तो अगर आप जाओगे दुकानदार के पास तो उसको कुछ अमाउंट बताओगे आलू का कि 1 केजी 2 केजी, है ना। तो आपने आलू का क्या बताया, अमाउंट बताया, क्वांटिटी बताया। तो वैसे ही मोल भी क्या है, एक तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है ना। अगर सिंपल भाषा में अगर हम मोल का डेफिनेशन लिखें, है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, है ना। वहां पे तो हमने आपने देखा कि हाँ आलू था आपके लिए सब्सटेंस, बट यहाँ पे सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका सब्सटेंस होगा, आपका सब्सटेंस आपका होगा एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स, कॉमा आयंस, कॉमा इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन। ये सारे आपके क्या हैं, सब्सटेंस। तो बेसिकली मोल क्या है, मोल एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है टू मेजर द अमाउंट ऑफ एटम्स, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अमाउंट ऑफ आयंस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग सिंपली अगर 1 मोल की बात करेंगे, है ना, तो एवोगाड्रोस ने 1 मोल को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस। अगर हम 1 मोल की बात करें, उसने 1 मोल को डिफाइन किया, 1 मोल इज इक्वल टू 1 mole of substance, 1 mole of substance is equal to 6.02 into 10 to power 23 atoms slash molecules slash ions slash electron slash proton slash neutron। अगर मैं बोलूं 1 मोल एटम, तो 1 मोल का एटम का मतलब क्या होगा, 6.022 into 10 to power 23 एटम्स। अगर मैं बोलूं 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होगा, 6.02 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, 6.02 into 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 1 मोल को यहाँ से एवोगाड्रो ने डिफाइन कैसे किया, 1 मोल को डिफाइन किया, 1 मोल इज ऑफ अ सब्सटेंस, 1 mole of any substance is equal to 6.02 into 10 to power 23 atoms slash molecules slash ions slash electrons slash proton slash neutron। इसको उसने सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंबॉलिकली इस क्वांटिटी यानी Na के वैल्यू को उसने, है ना, सिंबॉलिकली ये जो वैल्यू है 6.022 into 10 to power 23, इसको उसने रिप्रेजेंट किया Na से, है ना। सिंबॉलिकली उसने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस बड़े से नंबर को Na से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोल कैसे फाइंड करते हैं, है ना, मोल के कैलकुलेशन को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोल के कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे हमने समझ लिया ना मोल क्या होता है। मोल बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है। सब्सटेंस आपने पढ़ा हुआ, आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के बारे में 9th 10th में पढ़ा हुआ है ना। तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे फर्दर आगे हम लोग पढ़ते हैं मोल कैसे फाइंड करते हैं ना। तो अगर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ मोल देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल देखेंगे। अगर हमें मास गिवन हो, है ना, फर्स्ट फॉर्मूला होगा अगर मास गिवन हो तो व्हेन मास इज गिवन, जब मास आपका गिवन हो तो मोल रिप्रेजेंट कैसे करता है, स्मॉल एन से। ये क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है। अगर हमें मास गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से। अगर सिंबॉलिकली गिवन मास को लिखना चाहें तो डब्ल्यू और मोलर मास को तो कैपिटल एन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जब मास गिवन हो तब मोल फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मासेज आए डिफरेंट, है ना। यहाँ पे अगर हमें एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक मास लेंगे, अगर मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अब ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास होता है क्या, इन सबको समझ लेते हैं,
है ना। ये जो पहला केस है हमारे पास, जब मास गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। और यहाँ पे जो मोलर मास आया है एटॉमिक, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो ये होता क्या है, मासेस, सारे मासेस को समझ लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास होता है क्या है ना, इसको समझ लेते हैं। हमें पता है ना एटम्स के बारे में पता है, हमें एटम्स के बारे में पता है ना। एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और सेल्स में क्या होते हैं? सेल्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। हमारा जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 mu होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 1 mu होता है। 1 mu इक्वल टू होता है आपका 1.67 × 10⁻27 kg। और ये भी आपका होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो यहाँ से अगर आप देखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर करो तो बहुत ही स्मॉल है मास इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम बात करें एटम की मास की, तो एटम का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? एटम का मास आपका न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। न्यूक्लियस यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन के एटम को ले लेते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार्बन के एटम को ले लेते हैं, तो कार्बन, ये हमारा कार्बन हो गया, है ना। कार्बन का 12 वाला आइसोटोप लेते हैं, 6 और 12, है ना। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर यानी Z, और ये क्या है आपका मास नंबर यानी A, है ना। ये है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका पता है ना Z के बराबर होगा यानी 6 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा, Z के बराबर यानी 6 होगा। और है ना, न्यूट्रॉन क्या होगा आपका, A - Z। तो न्यूट्रॉन कितना होगा आपका, 12 - 6 यानी 6, है ना। तो अगर हम मास ऑफ एटम की बात करें, मास ऑफ कार्बन की बात करें, तो ये आपका होगा 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल माना है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, सो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं और इसके कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है दोनों सेम ही है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू 1 mu के बराबर होता है ना। ये वैल्यू देखो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, 1 mu। तो यहाँ से 6 + 6 × 1 mu प्लस 6 × 1 mu, तो कितना हो जाएगा इसका मास, टोटल मास इसका हो जाएगा आपका इक्वल टू, इसका टोटल मास इक्वल टू हो जाएगा 12 mu। ये 12 mu क्या है आपको, एटॉमिक मास किसका, कार्बन का, है ना। तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं, एटॉमिक मास को अगर हम डिफाइन करें तो दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे, एटॉमिक मास को फर्दर अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 mass of one atom of carbon 12। ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये जो नीचे में जो आपको देख रहे हो, ये जो 1/12 मास, ये आपका क्या है, ये जो 1/12 मास है, ये आपको इसको बोलते हैं 1 mu, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एटॉमिक मास को हम लोग देख रहे हैं, तो एटॉमिक मास को हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। दूसरा हम लोग बाय डेफिनेशन जाना चाहें तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो बाय डेफिनेशन क्या बोला गया है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे जो कार्बन 12 हमने जो कंसिडर किया, ये कौन सा कार्बन 12, ये कार्बन 12 होता क्या है, ये कार्बन 12 ये नहीं आपका 12 ग्राम वाला आइसोटोप है, कार्बन का 12 वाला आइसोटोप। आइसोटोप पता है ना क्या होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 13, 14। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, है ना। ये तीनों क्या है, आइसोटोप, ये तीनों क्या है आपके आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है आपका, है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोपिक स्पीसीज। ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया है वो कार्बन 12 वाला कंसिडर किया, यानी ये वाला आइसोटोप कंसिडर किया है ना। तो वहां पे जो नीचे में हमने, हाँ है ना, वहां से नीचे में हमें क्या निकालना है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी हमें कौन सा कार्बन लेना है, 12 ग्राम वाला कार्बन। तो हमने अभी डिफाइन किया ना, मोल को डिफाइन कैसे किया, मोल को डिफाइन किया ना हमने। मोल बेसिकली क्या होता है आपका, वन मोल क्या होता है, वन मोल ऑफ एटम को हमने क्या बोला, वन मोल ऑफ एटम, है ना। वन मोल ऑफ एटम में कितने एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पूछा है, मास ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन पूछा है। ठीक है, तो एक मोल एटम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे, अगर हम बात करें तो, अगर हम एवोगाड्रोस के हिसाब से अगर हम बात करें कि एक मोल एटम ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, है ना। और ये जो आपका जो कार्बन 12 है ना, यानी ये जो 12 ग्राम का जो मास है, ये जो कार्बन 12 हमने लिया, मतलब 12 ग्राम का जो कार्बन लिया है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होगा आपके किसके, ये इक्वल होगा आपका 1 मोल ऑफ कार्बन के, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के। कैसे, मोल का भी हमने थोड़ी देर पहले एक बेसिक डेफिनेशन देखा था, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास। तो मास कितना होता है कार्बन का, 12, कार्बन का गिवन मास है ना, हमें कौन सा आइसोटोप गिवन है, 12 ग्राम वाला, तो 12, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना पता है ना आपको, 12, तो 12/12 कितना हो जाएगा, 1, पता है सबको, है ना, ये 1। तो यहाँ से 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना मोल होगा, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन होगा, है ना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना मोल होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा। तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितने एटम के इक्विवेलेंट होगा, ये आपका इक्विवेलेंट होगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ये जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस कितने एटम का बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन की। हमें कितने का मास निकालना है, एक एटम का निकालना है। तो यहाँ से देखो आप यूनिटरी मेथड आपको आता ही होगा, तो यहाँ से अगर मैं एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे देखो ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन का बराबर था, तो मास कितने का बराबर होगा, 12/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होगा कि नहीं। मैं बोलोगे 12 ग्राम एटम है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट है Na एटम्स ऑफ कार्बन के, है ना। इसको हमने पहले बताया आपको, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Na से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या, अगर मैं एक बात बोलूँ आपको तो समझ में आ जाएगा ना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो इक्वल आपके Na एटम्स ऑफ कार्बन के। तो एक एटम के कितने, एक एटम ऑफ कार्बन कितने, एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, 12/6.02 इंटू 10⁻23 ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 12/Na ग्राम ऑफ कार्बन। ये आपका क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होगा, एक एटम ऑफ कार्बन का मास होगा। और हमें निकालना कितने एटम का है, 1/12, है ना। तो ये एक कार्बन का है, तो है ना, उसके 1/12 पार्ट का वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमने पहले एक एटम का मास निकाला, कैसे निकाला हमने एक एटम का मास, तो हमें पता है ना कौन सा आइसोटोप दिया हुआ, कार्बन का 12 ग्राम वाला आइसोटोप दिया हुआ, तो ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट है किसके, 1 मोल ऑफ कार्बन के आपके इक्विवेलेंट है। तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्विवेलेंट है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम होंगे, पहले ही मैंने बताया आपको कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू Na
Na एटम्स, तो आपका कितने के बराबर होगा? Na एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर होगा। तो 12 ग्राम Na के बराबर होता है। एक एटम कितने का होगा? 12 बाय Na, यानी 12 बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैंने यहाँ से देखो 12 बाय Na ग्राम किसका निकाल लिया? एक एटम ऑफ कार्बन का मास। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू कितना निकालना है? 1/12। तो 1/12 वैल्यू कितना होगा? नहीं बताना। 1/12 वैल्यू कितना होगा? 1/12 इंटू 12 बाय Na, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1/Na। 1/Na का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 1/6.02 इंटू 10⁻23, इसका वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ये जो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये आपका इक्विवेलेंट किसके होगा? 1/Na ग्राम या फिर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना। तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, है ना। अभी मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एटॉमिक मास आपको बोला कि नाइट्रोजन का फाइंड करो, है ना, नाइट्रोजन का फाइंड करो, तो उसको कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया, ये समझ गए ना। ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया समझ गए ना सब लोग। पहले हमने इसका वैल्यू निकाला, एक एटम ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू निकाला और उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो वैल्यू आपका निकला है ये इक्विवेलेंट है किसके? ये जो वैल्यू निकला है ये आपका इक्विवेलेंट है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट है। तो इस वैल्यू को आपको सबको याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना है ना। तो सिंपली अगर मान लो ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एटलीस्ट कम से कम 1/Na ग्राम याद रखो। अगर 1/Na ग्राम में याद रखोगे तभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं तो आप 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम याद रखो, ठीक है। अभी हम लोग एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग नाइट्रोजन का फाइंड करने वाले हैं। अभी देखो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कैसे करेंगे। नीचे का वैल्यू तो अपने को पता है कि हाँ 1/Na है, ठीक है। नीचे का वैल्यू अपने को 1/Na पता है। ऊपर का वैल्यू कैसे निकालूंगा, है ना। तो मैं नाइट्रोजन का, हाँ नाइट्रोजन के एक एटम का मास निकालना है ना। नाइट्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है। तो अपने को पता है ना, अपने को पता है कि हाँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम ऑफ नाइट्रोजन होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम लोग Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं। और ये 1 मोल आपको पता है ना कितने का इक्विवेलेंट होगा? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से एक एटम ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन निकालो तो कितने के बराबर होगा? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन निकालो तो ये आपका होगा 14/Na के बराबर, है ना। तो एक एटम ऑफ एलिमेंट हमने एक एटम ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया, उसका मास 14/Na ग्राम। अगर हम यहाँ पे पुट करें 14/Na तो ये Na कट जाता है ना। इसीलिए ये आपका 14 के बराबर आ जाता है। कोई अगर पूछेगा कि ये 14U क्या है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने 14 ग्राम यूज किया है ना, 14 ग्राम यूज किया है और ये 14U यहाँ पे आया वैल्यू। ये जो 14U है आपके कितने एटम का मास है? एक एटम का मास है। 14U कितने एटम का मास है? एक एटम का मास है, ओके। और ये जो 14 ग्राम जो लिखा हूं ये 14 ग्राम कितने एटम का, ये कितने एटम का मास है? ये Na एटम का मास है, क्योंकि 14 ग्राम इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के। तो यहाँ से कितने एटम का मास हुआ? ये Na एटम का मास होता है। एक एटम का कितना होगा? 14/Na। सिंपल सी बात है, 14 ग्राम Na का है तो एक का कितना होगा? 14/Na। तो हमने एक का निकाल लिया 14/Na डिवाइडेड बाय 1/Na, तो कट गया, तो 14U आया, है ना। तो इस चैप्टर में आपको 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? एक तो आपको 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का, है ना, जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में 1 से लेकर 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का, फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद रखने पड़ेंगे। इस चैप्टर का अगर चाहते हो कि ये चैप्टर अच्छा हो तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट अप टू 20 तक, एटलीस्ट अप टू 20 तक याद ही रखना है,
तभी इसके क्वेश्चंस हिलेंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चंस लगेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने समझ लिया एटॉमिक मास। अभी हम लोग देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अभी हम लोग क्या देखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इसको जान लेते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। मास ऑफ 1 ग्राम एटम को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ये जो आपका मास ऑफ 1 ग्राम एटम है, ये इक्विवेलेंट किसका होगा? ये आपका इक्विवेलेंट होगा मास ऑफ 1 मोल एटम। ये आपका इक्विवेलेंट किसका होगा? मास ऑफ 1 मोल एटम। आपने 10th में पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। वो आपका बेसिक डेफिनेशन है। बट अगर मैं बोलूं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 14 यू ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, ये यू क्या है? आपका एटॉमिक मास यूनिट है ना। यू क्या है? एटॉमिक मास का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? अभी हमने आपको रटवाया था कि 1 AMU ब्रैकेट में लिखवाया था ना। 1 AMU कितना लिखवाया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं इस u के वैल्यू को, है ना, u के वैल्यू को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सेम यूनिट में कंपैरिजन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ml दे दूं, एक में 50 ml दे दूं, एक 50 लीटर दे दूं, तो है ना। तो जब भी अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो मैं ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा या फिर लीटर को ml में कन्वर्ट करूंगा। दोनों में सेम यूनिट रखना पड़ेगा। ग्राम में तो ग्राम में रखना पड़ेगा, तभी कंपेरिजन कर पाएंगे, वरना कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं अभी कंपेयर करूं तो देखो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 14 यू से। समझ गए ना दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो ये आपका जो है ना, ये जो आपका मास है, ये एक एटम का मास है। ये आपका जो मास है ना, ये जो एटॉमिक मास है, ये आपका क्या था? एटॉमिक मास था। ये एटॉमिक मास है। और ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास है ना। ये आपका एटॉमिक मास है और ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है कि ये जो एटॉमिक मास है आपके एक एटम का है, और ये जो ग्राम एटॉमिक मास है वो आपके कितने एटम का है ना। कितने एटम होंगे? यानी 1 मोल एटम। 1 मोल एटम में कितने एटम होते हैं? Na एटम। तो पता है ना Na एटम, Na का वैल्यू पता है आपको? 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। तो आपका यहाँ से समझे ना, यहाँ से समझे ना ग्राम एटॉमिक और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। ये 14 यू और 14 ग्राम में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना। छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। दोनों सेम कभी नहीं है, दोनों सेम कभी नहीं है। आपका कौन सा बड़ा होगा? ग्राम एटॉमिक मास ग्रेटर होगा एटॉमिक मास से। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 मोल एटम, यानी ये जो मास आपका, ये मास आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम के, यानी ये जो मास है आपका 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास है। और ये जो मास है आपका एक एटम ऑफ कार्बन का मास है ना। तो अगर मान लो हमें ये मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसमें आपको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे को ये वैल्यू आएगा, तभी मेरे को वैल्यू आएगा। तो समझ गए ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ऐसा नहीं समझना कि यू और जी का बस फर्क है। यू और जी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। तो सिंपली समझ लेना है कि एटॉमिक मास का मतलब होगा एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास, है ना। एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास। और ग्राम एटॉमिक मास जो कि 14 ग्राम है, वो कितने एटम का होगा? 1 मोल एटम ऑफ, है ना, 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास होगा। ओके, तो दोनों में अंतर है। लेकिन अगर मान लो सिंपली अगर लिखना चाहो तो यू और जी में लिख सकते हो। बट ऐसा होता है क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अगर आप इसको, मैं एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, है ना। कैसे कन्वर्ट करूंगा? सपोज करो कि मैंने इस एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? अभी मैंने बोला ना, ये आपके एक एटम का मास है और ग्राम एटॉमिक मास के लिए इतने एटम का मास चाहिए मेरे को, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां से, इसको मैं एटॉमिक मास, है ना, इनटू एवोगाड्रोस नंबर लिख सकता हूं कि नहीं, एटॉमिक मास इन ग्राम। तो देखो एटॉमिक मास जैसे 14 यू लिखा हमने, 14 यू, तो यू क्या था आपका? एएमयू था। एएमयू का वैल्यू एक मैंने 1/Na भी बताया था वैल्यू, है ना। 1/Na भी बताया था ना। 1/Na का वैल्यू आपका 1.67 × 10⁻⁻24, यही वैल्यू 1/Na के बराबर होता है। तो मैं 1/Na यहाँ पे लिखा और ये पहले से क्या मल्टीप्लाइड है Na,
तो ये Na से Na कट जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये 14 के बराबर हो जाता है। समझे बात को, ये 14 के बराबर हो जाता है। तो यही रीजन है ना, यही रीजन है, इसलिए यू है ना, इसलिए यू की जगह जी, वो यू की जगह जी इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे क्योंकि एन एन कटता है, इसी कारण से आपको सेम ही दिखता है वैल्यू में, इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं दिखता, बट यूनिट्स में चेंज है। बट यूनिट में क्या है, फर्क है ना। 1 mu का वैल्यू ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻24 होता है, बहुत ही छोटा वैल्यू होता है ना। तो अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं एक क्वेश्चन सिंपली पूछूं आपसे कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना, 1 ग्राम ऑफ कार्बन और 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और अगर मैं बोलूं 12 AMU ऑफ कार्बन, इन तीनों में छोटा कौन होगा? इन तीनों में छोटा आपका सबसे छोटा नीचे वाला 12 AMU ऑफ कार्बन होगा, क्योंकि अगर हम इस 12 AMU को ग्राम में, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम ऑफ कार्बन से, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू देखो बहुत ही छोटा आ जाएगा, 10⁻24 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 12 ग्राम और 1 ग्राम। तो सबसे छोटा वैल्यू, सबसे लीस्ट मास किसका होगा? इसका होगा, लीस्ट मास इसी का होगा। समझ गए ना? तो लीस्ट मास किसका होगा, समझ गए? तो यही चीज है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी हम लोग देखेंगे मोल कैसे फाइंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मोल के लिए, है ना। कैलकुलेट द मोल प्रेजेंट इन present in 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो हमें मास कितना गिवन है कैल्शियम का, W ऑफ कैल्शियम गिवन हमारे पास कितना है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, GAM, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा कैल्शियम का, है ना, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो 40 ग्राम होता है इसका मास। तो मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, ये कैपिटल M इसके बराबर लिख दो। तो मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, N इक्वल्स टू W/M, है ना, W/M। तो W कितना हमारे पास गिवन मास कितना है 10, और मोलर ये एटॉमिक मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास कितना है 40। तो कितना आ जाएगा मोल हमारे पास, 1/4 मोल आ जाएगा, है ना। मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है ना। मोल के यूनिट को हम लोग MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि मास है ऊपर में, नीचे भी मास है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे थी हमने बात की ग्राम एटॉमिक मास की। अभी एक और टर्म आता है एटॉमिसिटी, है ना। एक और टर्म इसके बाद क्या देखेंगे, एटॉमिसिटी को देख लेते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, इसके बाद एक और टर्म देख लेते हैं हम लोग, एटॉमिसिटी। ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट जो टर्म देखेंगे वो क्या देखेंगे, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये क्या होता है, आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आप सबको पता ही है ना, 10th में पढ़ा ही सबने, 9th 10th में। तो सपोज करो मैंने एक हाइड्रोजन मतलब H2O वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, इसकी एटॉमिसिटी पूछूंगा कितनी होगी। बस इसमें आपको क्या करना है, सिंपली एटम को काउंट करना है ना। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H2SO4, है ना। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो कितनी होगी इसकी एटॉमिसिटी, 7, है ना। ग्लूकोज की देख लेते हैं, C6H12O6, इसमें कितनी होंगी, सिंपल से कैलकुलेट कर लो। देखो इसमें कार्बन कितने, 6, तो 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने, 12 प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने, 6, तो 6 ऑक्सीजन यानी कितने हो जाएंगे, 12 6 18 6 24। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 24। अभी इसका यूज क्या, अभी नेक्स्ट में देखेंगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, है ना। तो आगे देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास होता है क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है देख लेते हैं। ये क्या होता है आपका, सम ऑफ
सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ये होता है आपका सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। हाँ, तो अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास देखा एटॉमिक मास के बाद, तो वैसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या देखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसको समझ लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब हम लोग इस मॉलिक्यूलर मास को, है ना, ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, जो हमने 10th में पढ़ा डेफिनेशन, 9th-10th में, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से इसका कितना हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 का बात करूंगा, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास 44 U है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ 9th जाए, है ना, U की जगह बस G लगा दे तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। ये जो 44 ग्राम आपका क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास को GMM। तो ये कितने के बराबर होगा, 44 ग्राम के बराबर। बट ये UG के बराबर कैसे हो गया, इसके पीछे भी लॉजिक है, जो सेम लॉजिक हमने ग्राम एटॉमिक मास में देखा, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये जो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, ये इक्वल होगा किसके, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल के। ये इक्वल होगा किसके, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 की बात करूं तो 44 U होता है ना। तो 44 U आपका किसका मास है, ये जो 44 U है आपका, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। और मैंने पहले ही बताया ना एवोगाड्रोस के हिसाब से कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब आपका होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। अगर मैं बोलूंगा यहां से, मैं लिखूंगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ये इक्विवेलेंट होगा आपका, ये इक्विवेलेंट होगा आपका, ये इक्विवेलेंट होगा आपका Na, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट होगा किसके, 1 मोल मास के, है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल के मास के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल का मास निकालना है हमें, 1 मोल का मास निकालना। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल में अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, कि मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूलर मास में Na से यानी एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने को पता है ना कि मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 44 U को मैं कन्वर्ट कर लूंगा ग्राम में, तो 44 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, 1/Na ग्राम लिख सकता हूं ना इसको, है ना। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये Na कट जाएगा और हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 44 ग्राम के, है ना। तो ये जो 44 ग्राम है आपका, ये जो 44 ग्राम है, ये किसका मास है, ये 1 मोल है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल कौन सा मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ CO2 का मास है ना। ये किसका मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 का, है ना। ये आपका 44 ग्राम है। और ये 44 U किसका मास है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास है 44 U। और ये 44 ग्राम किसका मास है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स का पूछूं कितने मॉलिक्यूल्स का 44 ग्राम होगा, तो Na मॉलिक्यूल्स का होगा। अगर मैं मोल के टर्म में पूछूं तो कितने मोल का होगा, 1 मोल का होगा। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास में बहुत ही अंतर है। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है आपका, विच हैज हाईएस्ट मास। पहला ऑप्शन है आपका, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
सेकेंड ऑप्शन है आपका 23 AMU ऑफ सोडियम। थर्ड ऑप्शन है आपका 18 ग्राम ऑफ कैल्शियम। फोर्थ ऑप्शन है आपका, सॉरी 18 नहीं, इसको कर लेते हैं 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो सबको हम लोग सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। ये देखो ये दोनों तो सेम में है ना, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये दोनों तो सेम में है। बट ये 23 AMU ऑफ सोडियम सेम यूनिट में नहीं है, तो हमें AMU को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया है ना। सबसे छोटा वैल्यू तो यही होगा है ना, इसको तो पहले ही हटा दो, निपटा दो, क्योंकि बहुत ही छोटा वैल्यू है तो ये तो सबसे हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता। अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ, किसका दिया हुआ, वाटर का, है ना। मैंने लिखवाया ना डेफिनेशन में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा, है ना। बाय डेफिनेशन जाए अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास का, तो ग्राम मोलिकुलर मास को मैंने बोला ना कि मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, तो किसके बराबर होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर होगा, है ना। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम के बराबर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा, इसी का होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो हमने सारे मासेस देख लिए, तो अभी हम लोग जब मास गिवन होगा तब मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने एटॉमिक मास पे, है ना, एटम का मास गिवन था तो हमने निकाल लिया था मोल। अभी मान लो एक मॉलिक्यूल का मास गिवन होगा तो मोल कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मोल प्रेजेंट in 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन क्या है आपको, मास ऑफ H2SO4 यानी W, यानी गिवन W कितना है अपने पास, 4.9 ग्राम। अपने को निकालना है क्या, M क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, है ना। हमने पहले ही फाइंड किया था, कितना आया था, 98 ग्राम आया था। तो मोल हम लोग लिख सकते हैं। मोल को डिफाइन कैसे किया था हमने, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, W/M, है ना। W कितना है, 4.9/98। ये नीचे डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 नीचे आएगा, 49 2 98, सो 1/20 मोल आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया मोल का कैलकुलेशन जब मास गिवन हो, और हमने सारे मासेस देख लिए, है ना, हमने सारे मास देख लिए। तो अगर मैं पूछूंगा कि किसका, है ना, अगर मैं पूछूंगा कि मास गिवन है आप मोल निकालो तो निकाल सकते हो, सिंपल सा है ना। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका सारे का कॉम्बिनेशन पे ये लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका, which has highest mass, highest weight, है ना। इसमें मैं मोल को भी इंक्लूड करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 मोल ऑफ कैल्शियम। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है आपका 44 AMU ऑफ CO2। और चौथा ऑप्शन है आपका
1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ से हमें पता करना है कि मास किसका ज्यादा है। अभी हमको देखो यहाँ पे मोल दिया हुआ, मास निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें हाईएस्ट वेट कंपेयर करना है। तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, जब सबका वेट निकाल लेंगे। यहाँ से देखो सबसे पहले हम लोग सिंपल सिंपल का देख लेते हैं। ये तो देखो AMU है, ये तो सबसे छोटा होगा, तो इसका मास हम सबको ग्राम में रखना है, ठीक है। तो 44 AMU को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इतना सबसे छोटा वैल्यू, ये तो सबसे लिस्ट होगा, है ना। उसके ऊपर में देखो ये वाला, है ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास कितना होगा। हमने बाय डेफिनेशन जाए तो क्या पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है आपको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब O2 का मास पूछ रहा है आपसे। तो O2 का कौन सा मास पूछ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने डिफाइन किया ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, है ना, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। किसका मास पूछ रहा है यहाँ पे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का। तो कितना होगा O2 का मास, 2 इंटू 16 यानी 32 ग्राम होगा। अभी यहाँ पे ऊपर में 2 मोल ऑफ कैल्शियम पूछ रहा है, कितना मास होगा, है ना। मोल का फॉर्मूला आप सबको पता है, W/M होता है, N = तो यहाँ पे मोल को 2 गिवन है, वेट अपॉन, है ना, ये एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एटम दिया तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो यहाँ पे एटम दिया हुआ है तो कौन सा मास लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना होता है इसका, 40 ग्राम, 40 ग्राम। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा, 42 जा 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम आ जाएगा, है ना। और नीचे वाले का मास कितना आएगा, 1 मोल ऑफ CO2 है। तो मोल का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, W/M। और CO2 का मास कितना आएगा, 12 + 2 × 32 यानी 44 ग्राम आएगा, 44 ग्राम आएगा। सो यहाँ से अगर हम लोग बाय मोल के फॉर्मूले से अगर मास निकाले तो 1 = W/M, कितना, 44 ग्राम। सो वेट कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 44 ग्राम। अभी देखो सबका वैल्यू हमने निकाल लिया, 80 ग्राम, ये 32 ग्राम, ये 44 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये 44 ग्राम। तो इन सब में अगर हाईएस्ट देखो तो सबसे ज्यादा किसका है ना, 2 मोल ऑफ कैल्शियम का। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेई में पूछे जाते हैं इस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, शीट में भी मिलेंगे, और आपको जेई में भी इस तरह के, जेई मेंस में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो इन सबको, इस टाइप के क्वेश्चंस को सीट से कर लीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। हो गया ना।